हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आज फिर मैं आ गया हूं, मैं नवीन शर्मा आपके साथ लेके एचएस कम्युनिटी में आपके विचार, आपके व्यूज, आपके रिव्यूज। तो चलिए बात करते हैं, चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड बहुत ही बढ़िया था। इंदिरा जी का अनुपमा को समझाना कि देर नहीं करनी चाहिए, जो कि अनुपमा समझी भी, जिससे उसकी हिम्मत बढ़ी अपने अनुज को ठीक करने के लिए। नंदिता की बातें बहुत प्यारी लगी, जो भी उसने अनुपमा से कही। सच में बहुत अच्छा लगता है जब कोई अनुपमा को अपना समझता है और उसके साथ खड़ा रहता है। आज तो मान के मोमेंट बहुत ही प्यारे लगे। अनुपमा का अपने अनुज के लिए डांस करना, वो भी अपने दर्द को भूलकर, बहुत माइंड ब्लोइंग सीन थे। आज भी अनुज ने अपनी अनुपमा को गिरने नहीं दिया और अपनी बाहों में ले लिया। कितने प्यार से अपनी अनु की केयर कर रहा था। सच में बहुत क्यूट लग रहे थे मान। पता नहीं हर बार इनकी जोली में इतने दुख क्यों आ जाते हैं, जो कि एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे की जान है। भगवान और पता नहीं कितनी परीक्षा लेगा इनके प्यार की। बाद में अनुपमा का अनुज को कहना कि हम अपनी बेटी को ढूंढ लेकर आएंगे, तब फिर से अनुज का चौंक जाना। प्यार तो बहुत है, बट मुझे लगता है कि थोड़ी सी शिकायत अनुज की तरफ से है अनुपमा के लिए। अपडेट भी आ रहे हैं कि आद्या जिंदा है और शायद अंकुश और बरखा उसके साथ कुछ गलत करते हैं। उसे मेड बनाकर रखा होगा, घर के काम करवाते हैं। किसी ना किसी तरीके से आद्या अनुपमा को फ़ोन करके बताने की कोशिश करती है, बट अंकुश और बरखा उसे रोक देते हैं। बाद में अनुपमा को पता चलेगा कि उसकी बेटी किसी मुसीबत में है। अगर ये ट्रैक आता है तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत हो गया। अब एक बेटी अपनी माँ से और कितनी नफ़रत करेगी, उसकी कितनी बेइज्जती करेगी। अब उसे सुधारा जाए, जो कि अनुपमा अपनी बेटी को उस दलदल से बाहर निकाले। तब शायद आद्या को अपनी माँ की अहमियत पता चलेगी कि मैंने कितना गलत कर दिया अपने माँ बाप को दूर करके, जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से अलग हो गए थे। उधर सागर का मीनाक्षी को लेने जाना, तो मीनू ही मीनाक्षी निकली। चलो नई लव स्टोरी देखने को मिलेगी, जो कि आसान तो नहीं होगी, क्योंकि जो वनराज शाह है उससे किसी की खुशियाँ कहाँ देखी जाती हैं। वो तो फिर वही सब पुराना तमाशा शुरू कर देगा जो हमेशा से करता आया है। बट आज मीनू को देखकर बहुत अच्छा लगा, जो कि वो आज भी अपनी अनु मामी से कितना प्यार करती है। डिम्पी के बारे में क्या ही बोले, जो कि अब वो समझ से बाहर होती जा रही है। केंजल ने तो बहुत समझाने की कोशिश की कि टीटू तुमसे बहुत प्यार करता है, उस प्यार को खो मत देना। बट डिम्पी मुझे नहीं लगता समझेगी केंजल। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक ना एक दिन टीटू इसे छोड़कर मुंबई चला जाएगा, जो कि मुझे लगता है कि ये सच होगा। तब ये डिम्पी बहुत पछताएगी। उधर वनराज का आशा भवन की तरफ देखना, जो कल भी हमने कहा था कि ये आशा भवन को सील करवाने में इसका ही हाथ होगा। बट सागर मुझे लगता है कि ये सब नहीं होने देगा। वो बचाएगा आशा भवन को और मीनू भी उसकी मदद करेगी। आज एक आदमी को भी देखा, मुझे लगता है कि वो शायद नंदिता की बेटी को उठाकर ना ले जाए, जो कि नाम अनुज पर लग जाए कि अनुज ने मेरी बेटी को गायब कर दिया है, क्योंकि वो उसे आद्या समझकर बहुत प्यार करता है। इसलिए ये मैंने बात रखी कि शायद ऐसा भी हो सकता है। आगे पता नहीं, देखो किस तरफ ट्रैक लेकर जाते हैं। बट प्री कैम देखा तो वनराज ने जो हरकत की वो तो बहुत ही घटिया थी। आगे देखते हैं अनुपमा किस तरह जवाब देती है। बस आज के लिए इतना ही। बिल्कुल सही कहा आपने कुसुम जी। आज भी गिरने नहीं दिया अनुज ने अपनी अनु को। तो इसी तरीके से संभालता रहे, इसी तरीके से दोनों साथ साथ चलते रहे, और यही हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अनुज ठीक हो और अनुपमा और अनुज की जिंदगी वापस ट्रैक पे आए। धन्यवाद। बड़ा ही क्रिस्प, बड़ा ही प्यारा सा ऑडियो था आपका। तो चलिए आगे बढ़ते, अगला ऑडियो सुनते हैं। जी नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा। आज के एपिसोड में हमें उम्मीद तो दिखी कि जो है अनुपमा अनुज को अब ठीक कर लेगी। हमने देखा कि वो सागर उसको मीनाक्षी ठक्कर को लेने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल गया है।
उधर उसका वनराज का ड्राइवर भी एयरपोर्ट पर पहुंच गया है। और उधर ये इंदिरा और नंदिता के कहती है कि वो अनुपमा से कि हमें जो है हर बार सब्र का फल मीठा नहीं होता, हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी। और आप उनकी अनुज की याददाश्त जो है ख़त्म नहीं हुई है, खोई नहीं है, वो उसके जज्बात सो गए हैं जिसको तुम्हें जगाना होगा। तो अनुपमा इस बात को सुनती है और उसको मानती भी है और उस पर अमल भी करती है। और वो अनुज को बाला शेट्टी कहीं हॉल में या कहीं पे भी लाके बिठाता है और कह के चला जाता है कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। और तब जब वो वहाँ बैठा होता है तो अनुपमा एक एक करके अपनी सारी फ़ोटोग्राफ्स शादी की, जो अपने मतलब उसकी अपनी सारी मेमोरीज़ अनुज के सामने रखती है। फिर उसके बाद वो डांस करती है। अपने पैर में तकलीफ़ होने के बावजूद भी अनुपमा डांस करती है और अनुज से छुपकर आंसू भी पोंछती है। आज का एपिसोड वैसे काफ़ी अच्छा था देखा जाए तो जब वो लड़खड़ा के गिरने वाली होती है तो अनुज उसको आके संभालता है और उसके जब पता चल उसका दर्द भी अब महसूस करता है। अभी वो बोलता तो नहीं है लेकिन अभी उसका दर्द थोड़ा महसूस करने लगा है और वो उसके पैरों से घुंघरू निकालकर और उसके पैरों में वो अपनी तरफ से जो उसकी चोट को ठीक करने के लिए वो कर सकता है। अब पर अनुपमा के लिए तो इतना भी बहुत है कि उसका अनुज उसकी केयर कर रहा है। पर जैसे ही वो आद्या का नाम लेती है अनुज के हाव भाव बदल जाते हैं और वो उठ के वहाँ से चला जाता है। लेकिन अनुपमा के मन में अब एक आशा की किरण तो जाग ही गई है कि जो है थोड़ी देर से ही सही पर लेकिन मेरे अनुज ठीक तो हो जाएंगे। और इधर वनराज अपनी कुटिल मुस्कान के साथ आशा भवन को देख रहा है। अरे ये आशा भवन ना तो बापूजी का बसाया हुआ है और ना ही ये वनराज का बसाया हुआ है, जो इस आशा भवन पर ये गिद्ध की तरह अपनी दृष्टि लगाए बैठा है। मतलब ये अच्छा एक तो ये मेरे को ये समझ में नहीं आता कि अनुज वनराज अनुपमा से जो है इतना चिढ़ता क्यों है। खैर मैंने थोड़ा सा सोचा तो मुझे इतना समझ में आया कि जिस औरत को उसने इतने सालों तक अपने कदमों के तले दबा के रखा, उसको उठने का मौका नहीं दिया और जो है उसने अनुपमा ने वनराज का धोखा बर्दाश्त नहीं किया और अनुपमा ने वनराज को तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया। वो जब इसका वनराज का धोखा अनुपमा के सामने आया था तो वनराज ने अपने वही नाटक दिखाए। पहले तो झूठ बोलता रहा कि मेरा और काव्य के बीच में कुछ नहीं है और अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन अनुपमा तो वो उसकी पैरों की आहट तक समझ जाती थी। तो वो कहती भी है कि जब मैं अभी काव्य से मिलने गई थी तब तुम भी वहीं थे। तो वो एकदम से चौंक जाता है। लेकिन वो तो है ही एक नंबर का बेशरम घटिया और एहसान फरामोश। खैर तो उसका डीएनए है ही यही, उसका तो कुछ हम कह ही नहीं ना कह सकते हैं और ना इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब उसका धोखा अनुपमा ने बर्दाश्त नहीं किया, उसे तलाक दे दिया, तो उसका जो है मेल ईगो इतना हर्ट हो गया कि वो हर तरह से अनुपमा को बर्बाद करने के लिए तत्पर हो गया। अरे भैया उसको अपनी चैन की ज़िंदगी जीने दो, तुम तो अपनी ज़िंदगी चैन से जी रहे हो, तो तुम बहुत अमीर हो, उसको क्यों नहीं चैन से जीने देते। ये क्या मतलब है। कभी अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा सोच लेते तो ज़्यादा अच्छा था कि अगर जब मेरे कर्मों का फल मुझे भुगतना पड़ेगा तो मेरे साथ क्या होगा, या कहीं मैं उसको सह भी पाऊँगा जो मैं अनुपमा के साथ और अनुज के साथ और कई लोगों के साथ मैं गलत कर चुका हूँ और गलत कर रहा हूँ। आज हमने देखा कि टीटू और वो सब बातें डिम्पी बातें कर रहे हैं। तो और उससे पहले किंजल डिम्पी को समझाती भी है
कि तुम जो है इतना वो मत करो। और वो टीटू जो है बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा लड़का है, उसने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, और आज भी वो तुम्हारी वजह से ही इस घर में टिका हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें छोड़ के चला जाए, फिर तुम क्या करोगी। तब तक टीटू आता है और वो डिम्पी को देखता है, तो वो कहती है कि तुमने किंजल भाभी से मेरी शिकायत करी है क्या। तो टीटू कहता भी है कि मैंने तो कोई शिकायत नहीं करी, लेकिन लोगों को दिखता तो है। वो उससे पहले टीटू डिम्पी से कहता है कि हम लोग मुंबई जा रहे हैं और वहीं रहेंगे। तो डिम्पी की आंखों पे तो पैसों की पट्टी बंधी हुई है। खैर, ये पैसों की लालची तो हमेशा से रही है। पहले वो निर्मित को फंसाया, फिर समर को करा, अब टीटू है उसकी वो। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे उसके लिए, जब तुम अपने पति और अपने बच्चे को संभाल ही नहीं पा रही हो। जिस दिन ये टीटू ने डिम्पी का साथ छोड़ दिया और ये वनराज के पास पैसे नहीं रहे, तब ये डिम्पी कहाँ जाएगी? अनुपमा के पास। क्या करेगी ये? अंश को कैसे पालेगी? तब अंश बड़ा होकर इसको क्या वो करेगा, क्या इसको इज्जत देगा? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये डिम्पी ने अपना कौन सा रूप दिखाया है। क्या इस तरह से की माएँ होती हैं कि जो अपने बच्चे का भविष्य ही खराब कर दें सिर्फ चंद पैसों के लिए, और जबकि पैसे तो हाथ का मैल है। इसमें कि आप भाई हाथ का मैल है, आज आपके पास है, कल किसी और के पास चले जाएंगे। ये थोड़ा कि सारी ज़िंदगी तुम्हारी वो हाथों में ही रहेंगे। पर डिम्पी के अकल पर तो पत्थर पड़ ही चुके हैं, उसको तो अब समझाना नामुमकिन है। उधर जो है मीनू के आने की तैयारी कर रही है, और सागर उसको मीनाक्षी ठक्कर को लेने के लिए गया हुआ है। और इतने में मीनू आती है और सागर की मीनू को देखकर दिल की घंटियां ही बज जाती हैं, और वो उसको लेकर आता है, इधर आशा भवन में लेकर आता है। उधर मीनू जो है अपने मन में सोच रही है कि काश मैं अनु मामी से मिल पाती, और लेकिन वो ये कान्हा जी क्या की विश इतनी जल्दी पूरी करेंगे, ये तो शायद मीनू ने भी नहीं सोचा होगा। और वो वहाँ क्या कहते हैं, आशा भवन में आते वो मामी मामी चिल्लाती है। और एक और हमने कोई कैरेक्टर तो शायद वो चोर है, आशा भवन में चोरी करेगा या वो शाह हाउस में चोरी करेगा, वो हमें सब कुछ नहीं पता भी। देखा एक अनजान इंसान को हमने देखा तो ज़रूर है। और प्रीकप में हमने देखा कि ये मीनू आई है और वो उसके अनुपमा के गले लगती है, और वो उसकी आरती उतारती है। इतने में वनराज जाकर उसकी थाली को गिरा देता है। अरे भाई, अरे थोड़ा सा अगर वो अनुपमा उसकी आरती उतार लेगी या उससे 2-4 मिनट बाद कर भी लेगी, तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। मतलब कि जो वनराज चाहेगा, जैसे वनराज चाहेगा, सबको कठपुतली की तरह वैसे ही नाचना होगा क्या? वनराज ने सबको खरीद लिया है क्या? कहता तो है कि जो वो मैंने मीनू को पढ़ाया है, वो कराया है। तो अगर वनराज शाह ये भूल रहा है कि इस प्रॉपर्टी में, उस घर में उसकी डॉली का भी एक हिस्सा था जो उसने वनराज को वापस दे दिया था, तब अगर डॉली ने अपना हिस्सा ले लिया होता और वो उसके बावजूद भी ये वनराज मीनू को पढ़ाता, तब तो ये एहसान वाली बात होती भी। लेकिन जब उसने अपना हिस्सा लिया ही नहीं और वो अपना हिस्सा वनराज को दे दिया, तो उसने अगर उसकी पढ़ाई का वो खर्चा उठा भी लिया, तो कौन सा एहसान कर दिया। मामा इतना करते नहीं है क्या? लेकिन खुद तो एहसान फरामोश है ही, और लेकिन ये चाहता है कि लोग उसके किए हुए एहसानों को सब याद रखें।
खैर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सुजाता जी बिल्कुल सही बात है आपकी कि पैर में तकलीफ होने के बावजूद भी अनुपमा अपने अनुज के लिए नाची ताकि उसको पुरानी बातें याद आए और वो ठीक हो सके। और अनुज भी धीरे धीरे आपने सही कहा कि महसूस करने लगा है। मगर हाँ, मुझे ये लगता है कि अभी अनुपमा को आध्या का जिक्र नहीं करना चाहिए। तो धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। जी आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो के में हमने आज जो अनुज अनुपमा का सीन देखा, वो अनुज को यानी कुछ यानी जज्बात जगाने की कोशिश में उसने जो ये किया, कोशिश उसकी थी, वो कामयाब तो नहीं हुई, बट एक हद तक शुरुआत अच्छी हुई। उसको अच्छा लगा कि अनुज का भी थोड़ा रिस्पॉन्स बढ़ा। बाद में वो वहाँ से उठ भी गया। तो मैंने कहा था कि वो एक कदम बढ़ाएगा, 2 कदम पीछे भी हटेगा। ये कल मैंने कहा था, ये होना है। क्योंकि ये सेम आपको याद होगा कि मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को और जो हमारे कमेंट्स पढ़ते हैं उन लोगों को, जो कमेंट्स करते हैं उन लोगों को, सबके लिए कहूँगी कि आपको क्या अनुपमा की समर की डेट का सीन याद नहीं आता? समर की डेट जब हुई थी तो सेम कंडीशन अनुपमा की। हाँ, अनुपमा होश में थी क्योंकि वो एक लीड कैरेक्टर है और अनुपमा एक औरत है। औरत को सारे तरफ देखना पड़ता है, ऐसे जज्बात में बह नहीं जाना पड़ता है या फिर ऐसे एक को लेके नहीं पकड़ना पड़ता। उसके पीछे बहुत बड़ा परिवार था। उसकी समर के पत्नी थी, समर के होने वाला बच्चा था, छोटी थी, सब था उसके पीछे। इसलिए उसको ऐसे एक कोने में बैठ कर रोते हुए नहीं दिखा सकते थे। दर दर घूमता हुआ नहीं दिखा सकते थे समर की मौत के बाद। नहीं तो समर उसके लिए क्या था ये हम सब जानते हैं। पर यहाँ पे वो उतनी दुखी थी। उस सब ने अनुज पे इल्ज़ाम लगाया था कि अनुज ने उसके बेटे को मारा, अनुज ने उसके ये हत्यारा है। हर किसी ने उस पर इल्ज़ाम लगाया था, उसको धक्के दिए थे। पर अनुपमा कुछ नहीं बोली थी। अनुपमा ने ना ही वनराज को रोका, ना ही उसने कुछ किया। हमको लगता था, हमने बहुत नाराज़ हुए थे उस समय। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि हम सिर्फ अनुज को ही बोलते हैं, अनुपमा को नहीं बोलते? हमने उस समय अनुपमा को भी गलत कहा था कि अनुपमा ने क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं समझा, क्यों नहीं। जब वो बार बार उसने कितनी बड़ी बात बोल दी थी अनुपमा ने अनुज को कि मैं इस कमरे में तुम्हारे साथ एक साथ नहीं रह सकती। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मुझे अपने मरा हुआ बेटा याद आता है। ये बहुत बड़ी बात होती बोलने के, पर उसको नहीं था होश, उसने नहीं समझ में थी। उसने बाद में जब अपनी बात अनुज से माफ़ी मांगी, जब समर के केस के जीत गया था, इंसाफ मिल गया था, तब उससे कहा था कि अनुज मैं सॉरी, मैं आपके दर्दों को नहीं समझी, मैं इतना अपने बेटे के दर्द में ये हो गई थी। इसको कहते हैं जज्बात ख़त्म होना। इसका कहता है कि एक कहीं ना कहीं इंसान एक माइंडसेट में आ जाता है, एक जगह आ जाता है। पर उसने बार बार ये भी कहा था मालती देवी से कि अनुज की कोई गलती नहीं, मैं अनुज को जिम्मेदार नहीं कहती, पर मुझे भी समझिए, मैंने अपना बेटा खोया है। यहाँ वही बात है, अनुज के साथ भी यही है। अब तो यहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका यहाँ बाहरी चोट नहीं थी पर इंटरनल चोट थी और मेंटली डिस्टर्ब है, ये डॉक्टर ने भी डिक्लेयर किया अनुपमा के सामने। तो अगर मेंटली डिस्टर्ब इंसान कब क्या सोचेगा, कब क्या बोलेगा, उसको कौन सी बात घर कर जाएगी, कौन सी बात याद आएगी, वो नहीं कह सकते। हमको क्यों लगता है कि फ्लैशबैक में उसको पूरा सीन ही याद होना चाहिए। जब मंदिर में था तब उसने आध्या के बारे में हम बोलते, देखो आध्या को याद नहीं रखा, अनुपमा को याद रखा, उस नाम को याद रखा। उसको सिर्फ अनुपमा उस समय अनु था, पर जब घर में था, जब हॉस्पिटल में आध्या के बारे में पूछा गया तो सिर्फ उसको आध्या ही रही, वहाँ अनुपमा का नहीं दिखाया। तो हम ये नहीं कह सकते जब तक पूरा नहीं दिखाएंगे। हाँ, हो सकता है कि उसको कहीं ना कहीं ये लोग इतने शातिर है, इन लोगों ने उसको कोई मौका ही नहीं दिया होगा। शायद हो सकता है उसका फ़ोन या नंबर डिलीट या कुछ ऐसा किया होगा, या तुम्हारा फ़ोन ख़राब हो गया, कुछ ऐसा हो गया, उसको नहीं था। पहले वो नहीं चल दम देखा, वो चलने में भी असमर्थ था, पहले वो चल नहीं पाता था। तो ये भी हो सकता है कि उसको कुछ करने नहीं दिया हो। अरे जब इंसान का दिमाग ही नहीं काम करता है ना, धीरे धीरे उसका दिमाग कोई सब हो रहा था, तो ये लोगों ने उस पर इतना प्रेशर बनाया। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मानते मैं अनुज ने, हमने जो कल देखा, मैं किसी को दोष नहीं दे रही, जिन्होंने मुझे भी उतना ही बुरा लगा था। मैंने लाइव चैट में भी वही कहा था कि बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था अनुज का। पर मुझे जब मैंने पूरा सोचा, सबकी बातें सुनी, फिर मुझे याद भी आया अनुपमा का वो सीन याद आया। अरे हमने उस समय कितना गलत हम में से कितने लोगों ने अनुपमा को गलत कहा था। कितने लोग उस समय तो बहुत से लोगों के ऑडियो आते थे, वो कितने लोग डायरेक्ट बोल देते थे, कमेंट्स में बोलते थे कि वनराज से चिपकी रहती है, ऐसा है वैसा है, उसको अनुपमा ने अनुज की गलती नहीं दिखती है, ऐसा नहीं, छोड़ दो अनुपमा को, मत जाओ उसके पीछे, छोड़ दो उसको। ये कितने सारे हम लोग बोलते थे। फिर आज हम इतनी छोटी बात को क्यों बुरा ये लगता है
क्यों हम उसको अभी अनुज के हमें समझना होगा, कुछ टाइम के लिए तो समझना होगा। जब तक का अनुज का पूरा माइंड क्लियर नहीं होता सब कुछ नहीं, तब तक हम उसको ऐसे इल्ज़ाम नहीं दे सकते, ऐसा नहीं बोल सकते। या अनुपमा भी समझ रही है उसको, ये दर्द को अनुपमा बेहतर समझती है क्योंकि उसने ये दर्द झेला है, इसलिए वो अनुज को दोष नहीं दे रही है। वो ये नहीं सोच रही है कि अनुज ने मुझे भूल गया, अनुज को अपनी बेटी याद रही। ये नहीं बोल रही कि मैंने तो पहले ही कहा था अनुज कि मुझे छोड़ दो, भूल जाओ, नहीं तो मेरी वजह से वो नहीं ले रही ना कि मैंने तो आपको कहा था, आपने सुना नहीं, देखो मेरी बेटी चली गई, मेरी बेटी खो गई। ये नहीं बोल रही ना वो। यहाँ वो ये समझना है ना हमको। यहाँ मुझे लगता है मैंने अपनी तरफ से कोशिश की बात करने की, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश की। पता नहीं अभी मैं कितना सक्सेस हुई या नहीं, वो तो आपके कमेंट से, आपकी बातों से समझ में आएगा। पर आज का जो शो में तो मीनू फाइनली मुझे हम लोग बोल रहे थे आगे, और वो भी अनुपमा के पास। और यहाँ पे डिम्पल और टीटू ने आज बहुत अच्छा कहा कि हम मुंबई जाते हैं, पर डिम्पी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर हाँ, फ़र्क पड़ा थोड़ा बहुत किंजल की बातों से। किंजल ने एक आईना दिखाया उसको, देखते ही ये कब तक कितना समझती है, कितना सुधरती है। तो आगे हम देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजलि जी, थैंक यू सो मच। वर्षा जी, ये बिल्कुल आपने बहुत ही सटीक उदाहरण दी है समर की मौत की। किस तरीके से अनुपमा उससे उभरी और अनुपमा ने अनुज को दोषी नहीं ठहराया समर की मौत के लिए। तो ये समझना होगा, ये मान फैन ये समझते हैं। और मैं गुजारिश करता हूं कि अनुज के जो फैंस हैं उनको भी कम से कम बायस नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इस तरीके से सोचना चाहिए। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को रेखा सक्सेना की नमस्ते। एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा और इंदिरा जी अचार की पैकिंग करते हुए लाइफ में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। तभी इंदिरा जी के अनुज के बारे में पूछने पर अनुपमा अपने और अनुज के बीच में फासले और प्यार की बात करती है और कहती है कि धीरे धीरे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन इंदिरा जी कहती हैं कभी कभी थोड़ी सी देरी भी बड़ी देरी बन जाती है। और इंदिरा जी और नंदिता जी अनुपमा को अनुज के जज्बात जगाने को कहती हैं और अनुज के मन में प्यार और जज्बात जगाने के लिए अनुपमा अनुज को राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठा देखकर दोनों की खूबसूरत फ़ोटो कमरे में दिखाती है। अनुज हैरान होकर कुछ सोचता हुआ अपनी और अनुपमा की फ़ोटोज़ देखता है। तभी अनुपमा अपनी डांसिंग मुद्रा के साथ अनुज के सामने आकर एक बहुत खूबसूरत गाने पर खूबसूरत डांस करती है, मानो राधा जी अपने रूठे हुए कान्हा जी को मनाने के लिए या कहे तो अपनी याद दिलाने के लिए सुंदर नृत्य कर रही हूँ। अनुपमा को आज अपने चोट खाए पैर की भी चिंता नहीं थी और अनुज के मुंह पर बांसुरी और फूलों के साथ अनुपमा की भरसक कोशिश जारी। और अनुज बहुत ध्यान से देख रहा था। अनुज को अनुपमा का दर्द समझ में आने लगा था और तभी अनुपमा नाचते हुए गिरती है, पर अनुज की बाहें फिर संभालती हैं अपनी अनुपमा को और फिर मान का सॉफ्ट लवेबल केयरिंग मूवमेंट चालू। जब अनुज अनुपमा को संभालता हुआ बैठाता है और खुद अनुपमा के पैर पर से घुंघरू को उतारता है और अनुज कभी पैर को सहलाता है, कभी पैर को धीरे धीरे दबाता है और कभी फूंक मारता है। ऐसा लग रहा है कि पुराना अनुज धीरे धीरे वापस आ रहा है। और अनुपमा कहती है कि ये दर्द सिर आँखों पर, जिसने अनुज के दिल में मेरे लिए दर्द जगा दिया। अनुपमा कहती है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और हम अपनी छोटी को ढूंढ लेंगे। और तभी अनुज रुकता है और अनुपमा को दर्द भरी अजीब सी निगाहों से देखते हुए चला जाता है। पता नहीं आज मुझे अनुज में अनुपमा के शायर कपाड़िया भी नज़र आया, जो अपनी शायरी भूल गया है। एक दिन अनुज की शायरी भी वापस आ ही जाएगी। उधर टीटू और डिम्पी की अनुज के बारे में बातें, जहां एक और टीटू अनुज का सपोर्ट करता है, वहीं डिम्पी बनराज का। डिम्पी कितनी बदल गई है। जिस अनुपमा ने डिम्पी को बुरी हालत से उठाकर उसको संभाला, उसको स्टैंडिंग दी, अपने बेटे से शादी करवाई, आज अनुपमा के एहसान बनराज के हरे हरे नोटों की चमक में धुंधले पड़ गए हैं और डिम्पी बनराज की भाषा बोल रही है। लेकिन टीटू अब में अभी इंसानियत बाकी है और वो एहसान भी नहीं भूला है। वो डिम्पी से मुंबई चलने को कहता है, लेकिन डिम्पी जाने को मना कर देती है।
नोटों की चमक भारी पड़ गई प्यार पर। किंजल किचन में डिम्पी की बातचीत, जहां डिम्पी की नज़र में पैसा और किंजल की नज़र में अपने देश का महत्व है, उसके बारे में दोनों बातें करती हैं। साथ ही अंश और तपीश के बिगड़ते रिश्ते के बारे में भी बात करती है किंजल, और कहती है कि कभी ऐसा ना हो तपीश गिव अप कर दे और घर छोड़कर चला जाए। और शायद कुछ देर के लिए ही सही डिम्पी टीटू से गले लगकर सॉरी बोलती है। उधर एयरपोर्ट पे जहाँ एक और सागर मीनाक्षी नाम की तख्ती लिए हुए और दूसरी तरफ बनराज का ड्राइवर मीनू नाम की तख्ती लेकर शायद एक ही महिला या मिलते जुलते नाम वाली महिला का इंतज़ार कर रहे हैं, तभी मीनू की एंट्री और सागर की आंखें मीनू को देखते ही मैं हूं ना के गाने की तरह मंत्रमुग्ध देखती रह जाती हैं। तभी मीनू के गिरने से सागर की तंद्रा भंग और मीनाक्षी उर्फ मीनू से आमना सामना। मीनू अपना नाम मीनाक्षी बताती है और चलने को कहती है। लो, अब एक ड्राइवर और वकील की लव स्टोरी भी शुरू होने वाली है। उधर शाह हाउस में सब बेसब्री से मीनू का इंतज़ार कर रहे हैं, ख़ास तौर से बा, जो मीनू की शादी के सपने देख रही है। अरे बा, तैयार हो जाओ, मीनू का सर्जन यानी वकील साहब के से मिलने ही वाली है, और हमें भी शाह उसके बिगड़ते हुए चेहरे देखकर मज़ा आने वाला है। सागर अपना स्कूटर लेकर आता है और मीनू हैरान होकर स्कूटर में बैठती है और अनुपमा इंदिरा जी को मीनू के बारे में बता रही हैं। प्री कैप में मीनू 3 व्हीलर में विश कर रही हैं कि काश मुझे अनु मामी मिल जाएं। लो, मिल गई अनुपमा भी। दोनों गले मिलते हैं और बनराज और शाह परिवार हैरान और परेशान, और अनुपमा मीनू की आरती उतारती है और बनराज आरती की थाली को फेंकता है। कल चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज बनराज और बा के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर। रेखा जी बिल्कुल सही बात है। अनुपमा होपफुल है और अपने अनुज के लिए वो सभी दर्द सहने के लिए तैयार है। और डिम्पी के बारे में तो मैं क्या कहूँगा, आपने बहुत सही कहा कि नोटों के सामने वो सब एहसान वहसान भूल गई है। भैया, इस तरीके के लोग भी होते हैं। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। मैम, गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा जहाँ आप अंजू मैम, आपने कल जहाँ आपका वीडियो था सुबह, जो होश में रहते हुए अनुज क्या कर सकता था। अनुज बहुत कुछ कर सकता था, कम से कम बहुत कुछ नहीं तो भी खुद बेड पे बैठे बैठे आद्या की खबर ले सकता था, और कम से कम अनुपमा को मैसेज तो दे सकता था कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ इस वजह से। अगर अनुपमा का भी फ़ोन नहीं लग रहा है तो किसी को भी मैसेज छोड़ सकता है। आम जिंदगी में ऐसा होता है कि हम किसी को बोले हैं कि हम आ रहे हैं और हम नहीं आ पाते हैं, तो उनको कम से कम फ़ोन करके बता देते हैं। ये तो 26 साल का प्यार जिसे वो इतनी ज़िद से वो फिर से हासिल करना चाहता था, जहाँ अनुपमा को पहले से ही पता था कि आद्या नहीं मानेगी, उसी लिए वो बार बार कहती रही कि छोटी मुझसे नफ़रत करती है। जहाँ अनुज को पहले आद्या को कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए था, उसने अनुपमा का ये बात इग्नोर किया। और इतनी पैम्परिंग क्या है, कहाँ चांद से उतर के आई है क्या आद्या। पापा बेटी को बहुत प्यार करते हैं, और बेटी भी आम ज़िंदगी में पापा को जितना प्यार करते हैं उससे ज़्यादा उनसे इज़्ज़त और डरते हैं, उनकी इज़्ज़त बहुत करते हैं। यहाँ तो आद्या ने बहुत बार अनुज को भी डिसरेस्पेक्ट किया है, जहाँ उसने 1-2 बार उसको धक्का भी दिया है, और उसके सामने ही अनुपमा को
कितनी बार बेइज्जत किया है। तभी अनुज ने क्या कर लिया आध्या का, सिर्फ किडू एनफ वही बोलता रहा। अनुज के पास फूट फूट के जो भरे थे संस्कार, कम से कम वो ही दे सकता था, जहाँ वो इतनी अमीर होते हुए भी कितनी सिंप्लिसिटी में और कितनी रेस्पेक्टेबल में रहता था, बड़ों को कितना रेस्पेक्ट देता था। कम से कम उतने संस्कार तो दे सकता था अपनी बेटी को। सिर्फ एक वजह से कि वो अडॉप्टेड थी, उसे बुरा नहीं लगना चाहिए, तो सब कुछ सहता गया। उसका नाजायज़ ज़िद सब कुछ सहता रहे। बच्चे इतने ज़िद्दी नहीं होते हैं अपने रिक्वायरमेंट के लिए, पर इतना डिसरिस्पेक्ट और जिस तरह से डिस्टोन से वो बात करती थी, बहुत ही गलत था। एक बेसिक मैनर्स तक नहीं सिखा पाया इन 5 सालों में अनुज, जहाँ अब बेटी के लिए इस हालत में आ गया है। आज का एपिसोड में जहाँ अनुपमा को इंदू जी समझाती हैं कि तुम इंतज़ार मत करो, तुम अनुज को उसके अंदर भरे हुए एहसास को फिर से जगाओ। जहाँ अनुपमा कोशिश करती है सभी उनके फ़ोटोग्राफ्स दिखाते हुए और खुद भी डांस करती है, जहाँ गिरते वक्त अनुज उसे फिर से संभाल लेता है और उसे चोट लगी रहती है, जहाँ वो फूंक फूंक के उस चोट को भी फूंक देता है। इसे देखते हुए अनुपमा को भी अच्छा लगता है कि अनुज को अभी भी उसकी फ़िक्र है, पर वो भी बहुत ही डिस्टर्ब है कि उसे पूरी बात पता नहीं है कि इन 6 महीने में क्या एक्चुअली हुआ था। यहाँ वनराज के घर में जहाँ टीटू ने आज बहुत अच्छा बात की, जहाँ उसने कहा कि मैं यहाँ घर जमाई बनने के लिए आया था, बेइज्जत होने के लिए नहीं। आज डिम्पी को उसने आईना दिखाया और अच्छी बात कही कि हम यहाँ से चले जाएंगे। डिम्पी को पैसे की इतनी आदत हो गई है कि वो उसे अपनी शॉपिंग से फुर्सत नहीं है, जहाँ उसे अंश का भी परवाह नहीं है। टीटू ये कहते हुए निकल जाता है, जहाँ आज फिर केंजल ने उसे डिम्पी को आईना दिखाया, जहाँ उसने साफ साफ कहा किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो भी कुछ है सब कुछ दिख रहा है। जहाँ तुम टीटू को इग्नोर करके और उसे बहुत इंसल्ट कर रही हो, जहाँ थोड़ी बहुत दिल से तो नहीं, थोड़ी बहुत उसे समझ आती है शायद डिम्पी को, तो टीटू से सॉरी कहती है। यहाँ बा बहुत खुश है मीनू के आने की स्वागत में, जहाँ वो लड्डू और बाकी सब स्वागत करने की तैयारी कर रही है, जहाँ ऑलरेडी बा उसकी शादी की भी बात छेड़ती है। यहाँ वनराज फिर से बा को टोकता है कि आप अभी से इतना सब कुछ क्यों सोच रही हो। यहाँ आशा भवन में सब लोग तैयार ये के लिए शुरू करते हैं, जहाँ मीनाक्षी ठक्कर आने वाली है, जहाँ वो इनको आश्रम के लिए डोनेट करने वाली है। जहाँ एयरपोर्ट में वनराज का ड्राइवर मीनू लिखा हुआ नेम प्लेट और मीनाक्षी लिखा हुआ नेम प्लेट सागर लेके खड़े रहते हैं, जहाँ दोनों का अता पता नहीं रहता है। जहाँ शायद मीनू का पूरा नाम मीनाक्षी है। वनराज का ड्राइवर उसे कॉल करने के लिए वहाँ से निकल जाता है,
जहाँ सागर रुका रहता है मीनाक्षी का नेम प्लेट लेते हुए। इन दोनों की मुलाकात होती है, जहाँ पहली मुलाकात में ही सागर खो जाता है और उसे जिस तरह से पता था कि उसे लेके आ जाता है आशा भवन। आते वक्त जहाँ मीनू भगवान से विश मांगती है कि मुझे मामी से मिलना है, जहाँ उसकी विश तुरंत पूरी हो जाती है। प्रीकैप में जिस तरह से दिखाते हैं कि मीनू अनुपमा को पहचान लेती है और दौड़ के आके उसे गले लग जाती है। जहाँ ये मीनाक्षी टक्कर के लिए वेट करते हैं, जहाँ उनके लिए आरती के थाली रेडी हुआ रहता है, वही आरती मीनू के लिए अनुपमा करती है। ये देखते हुए वनराज को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो आरती की थाली फेंक देता है। आगे के ट्रैक में देखेंगे क्या होने वाला है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधिका जी, ये पैम्परिंग ही तो थी अनुज की। कहीं ना कहीं वो ये गलती हो गई है, इतनी ज़्यादा पैम्परिंग थी, वो इतनी बिगड़ चुकी है कि अब उसको लगता है कि भाई ये पॉप तो सिर्फ मेरा ही है। इसी गलती का खामियाजा अनुज भुगत रहा है और उसकी वजह से अनुपमा भी भुगत रही है। बिल्कुल सही बात है आपकी। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू जी एंड नवीन जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अकेला हूँ पर अकेला नहीं, संग तेरा एहसास है, न दूर हूँ तो क्या हुआ, ख्वाबों में तो पास है ना। और किन लफ्ज़ों में बयां करूँ मैं अहमियत तेरी, कि बिना तेरे नामुमकिन सी लगती है ज़िंदगी मेरी। किसी को नफ़रत है मुझसे और कोई प्यार कर बैठा है, किसी को यकीन नहीं मुझ पर और कोई एतबार कर बैठा है। बहुत अजीब है ये दुनिया भी ना, कोई मिलना नहीं चाहता और कोई इंतज़ार करके बैठा है। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाए पता ही ना चले। आज का एपिसोड देखा। सही कहा अनुपमा, पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव ही होता है। चलो समझ में तो आता है अनुपमा को कि अनुज की आंखों में हमेशा प्यार ही दिखता है। इंदिरा ने सही कहा कि अनुज को मनाओ, वही प्यार, वही इमोशन, वही दर्द पैदा करो। सही कहा नंदिता ने। और वाह डिम्पी, क्या बात है, इस लड़की को अपने आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है। डिम्पी वनराज के साथ पूरी तरह से है। जो वनराज कहता है वो सही है। टीटू, तुम कहाँ अपना सिर फोड़ रहे हो, देख नहीं रहे हो? वो सिर्फ अपना मेकअप और अपने सोशल मीडिया से उसको मतलब है। कितनी आसानी से कह दिया डिम्पी ने कि मम्मी पापा के बीच में नहीं पड़ना है। एहसान फरामोश ऐसे ही होते हैं, सच में डिम्पी की तरह। और तपिश का अच्छा और सही फैसला मुंबई में जाकर रहने का, पर इस पर अमल भी करना भाई। और वाह डिम्पी, कितनी लालची लेडी है ये, सच में। इसने साफ मना कर दिया टीटू के साथ जाने से। टीटू अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इसी के पीछे दीवाना बना घूम रहा था ना। तपिश, अच्छाई इसी में है कि तुम शाह हाउस से चले जाओ। उस घर में तुम्हारी हैसियत धोबी के कुत्ता की है, न घर का और न घाट का। जरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो भाग जाओ वहाँ से। अनुज अपनी और अनु की पिक चारों तरफ देख रहे हैं। अनुपमा नृत्य के जरिए अनुज को याद दिलाने की कोशिश कर रही है। अनुपमा के पैर में दर्द है तो ये एहसास अनुज को हो रहा है। अनुपमा का गिरना और अनुज का हमेशा की तरह बचाना। अब पता नहीं क्यों ये सीरियल अच्छा नहीं लग रहा है, कारण हमको खुद नहीं पता है। अनुज ने प्यार से अनु को बैठाया और घुंघरू खोल दिए पैर के, क्योंकि अनु के पैर में दर्द जो है। ये सीन बहुत अच्छा लगा। और अनुज का अनुपमा के पैर में प्यार का मरहम। अनुपमा बहुत खुश हो रही है। कितने प्यार से पैर को सहला रहा है अनुज। और बेटी का नाम लेते ही अनुज ने पैर छोड़ दिया और अनुज चले गए। सागर मीनाक्षी को लेने पहुँचे और ड्राइवर मीनू को लेने गया। बात तुम चिंता मत करो मीनू की शादी की, वो खुद ही कर लेगी। और लो,
माही ने क्या कह दिया कि मीनू फुई भी आद्या फुई की तरह गायब हो जाएगी क्या? बच्चे तो होते ही हैं बेचारे, क्या जाने। सब लोग सुनकर रह गए और सागर तो गया काम से मीनू को देखता रह गया। अब मीनू का फिसलना और पेपर्स गिर गए और उसका पर्स सागर के हाथों में और सागर का बेतहाशा हंसना। फिर सागर ने उठाना चाहा मीनू को, पर वो अपने आप से उठ गई। लो, मीनू चली गई सागर के साथ। और मीनू, चिंता मत करो, तुम सीधे अपनी अनु मामी के पास ही जाओगी। वनराज के दिमाग में आशा भवन को लेकर काफ़ी ख्वाब चल रहे हैं। किंजल, डिम्पी हमेशा से मनी माइंडेड ही है, बस कुछ दिनों के लिए मुखौटा बदल लेती है बस। और किंजल, कोई फ़ायदा नहीं है डिम्पी को समझाने का, उसको कुछ नहीं समझ में आने वाला। और डिम्पी बहुत जल्द ही तपिश से हाथ धो बैठेगी। इसने कभी किसी भी हस्बैंड की केयर नहीं की। प्रीकैप देखा। अनु ने सोचा मीनाक्षी ठक्कर आ गई, हाथ जोड़कर खड़ी है, पर तभी मीनू मामी कहकर अनु के गले लग गई और अनु ने मीनू की आरती उतारी। और पाव वनराज देखते रह गए और तभी वनराज ने आरती की थाली फेंक दी। अनुपमा और वनराज दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं और मीनू देखती रह गई। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुंदनी जी धन्यवाद। बिल्कुल आपकी बात सही है कि टीटू को अब फैसला लेना चाहिए। टीटू को डिम्पी को सबक सिखाना चाहिए, शाह हाउस छोड़ना चाहिए, शाह हाउस का वनराज का घर छोड़ना चाहिए। नहीं तो आपकी बात सही है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके ऑडियोज। और जिन्होंने अभी तक भी नहीं भेजा है वो OHS कम्युनिटी के मेंबर बनिए और ऑडियो अपने भेजिए, अपने विचार भेजिए। और भेजने के लिए नंबर जो है वो है 9833155523। धन्यवाद। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.